हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपको पता है 2500 एमसीक्यू का सेशन हम चला रहे हैं, जिसमें पूरे एक वर्ष के करंट अफेयर्स को हम एमसीक्यू के माध्यम से रिवाइज कर रहे हैं। तो आज इसका होने वाला है 8वां सेशन। 7 सेशन आपको उपलब्ध करा दिया गया है। अगर आपने उसे जाके नहीं देखा है तो इसे प्लीज देखें, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो। प्रत्येक एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पूरे 1 ईयर के करंट अफेयर को एमसीक्यू के माध्यम से रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर देंगे। वो किसी भी स्टेट से हों और किसी भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए ये सेशन बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो बज चुका है सुबह का 7, ठंड का मौसम है और आज है 15 जनवरी। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में आज भी मकर संक्रांति मनाई जा रही है। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 145 तक हमने कर लिया था और आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 146 से। आज का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसकी नींव वर्ष 1946 में ब्रिटिश अमेरिकी संचार खुफिया समझौते के द्वारा रखी गई थी। और दूसरा कथन है, इस समूह में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड वर्ष 1956 में शामिल हुए थे। इनमें से कौन सा कथन सही है आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने विकल्प है, केवल एक, केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे और फिर अपना आंसर मैच करेंगे। तो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस जो है, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी ब्रिटिश अमेरिकी संचार खुफिया समझौते के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट, इस समूह में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वर्ष 1956 में शामिल हुए थे। तो क्या ये कथन सही है? नहीं, कनाडा जो है ये 1948 में शामिल हो जाता है इस समूह में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल होते हैं 1956 में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन ए। केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कनाडा के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, स्क्वाड समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो जो हमारा क्वाड है, 4 देशों से मिलके बना है क्वाड, उसके उसे प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से या उसी के आधार पर एक दूसरा समूह बनाया गया है स्क्वाड। और स्क्वाड में एक फिलीपींस शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जापान भी शामिल है, पर इसमें न्यूजीलैंड शामिल नहीं है। चौथा देश इसमें कौन हो जाएगा? यूएसए, है ना। क्वाड में जहां पर भारत है फिलीपींस के स्थान पर, वहीं भारत को हटा करके इसमें फिलीपींस को ऐड कर दिया गया है। तो स्क्वाड में कौन कौन से मेंबर हैं और क्वाड में कौन कौन सा मेंबर है, ये सब आपको याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है हमारे सामने। ओटावा कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इस कन्वेंशन को वर्ष 1997 में अपनाया गया था, जो वर्ष 1999 में प्रभावी हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत भी इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है। और तीसरा स्टेटमेंट है, यह कन्वेंशन पक्षकार देशों को एंटी पर्सनल माइंस के उपयोग, विकास और भंडारण को प्रतिबंधित करता है ना। तो जो पक्षकार देश हैं उन्हें प्रतिबंधित करता है एंटी पर्सनल माइंस के विकास और उपयोग से। तो कौन सा कथन इसमें असत्य है, आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन, या फिर ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो कितने कथन हैं जो असत्य हैं इस स्टेटमेंट में?
तो फिलहाल पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ओटावा कन्वेंशन को 1997 में अपनाया गया और ये 1999 में प्रभावी हो गया। दूसरा जो कथन है, भारत इसका हस्ताक्षर करता है, नहीं, भारत इसका हस्ताक्षर करता देश नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो दूसरा कथन जो है वो असत्य है। और तीसरा जो उद्देश्य बताया गया है, ये तीसरा कथन भी सही है, ध्यान रखेंगे। तो असत्य आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा आंसर? केवल एक। दूसरा कथन जो है वो सिर्फ सही नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है हमारे सामने। रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण की थीम है। रायसीना डायलॉग, इसके 10वें संस्करण का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, और उसमें थीम क्या था ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पीपल एंड प्लेनेट, ऑप्शन बी प्लेनेट एंड पीस, ऑप्शन सी काल चक्र, पीपल पीस एंड प्लेनेट, और ऑप्शन डी ग्रीन ट्राइलोमा एंड डिजिटल प्लेनेट। तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी काल चक्र, पीपल पीस एंड प्लेनेट, ये रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण की थीम रखी गई थी वर्ष 2025 में, है ना। ये जो ग्रीन ट्राइलोमा और डिजिटल प्लेनेट जो है ये कार्य क्षेत्र से संबंधित है, जिस पर बहुत मुख्य ध्यान दिया गया था रायसीना डायलॉग के तहत। तो जो भी तथ्य यहाँ पर आपको बताया जा रहा है उसे अच्छे से याद रखेंगे, उसे अच्छे से रिवाइज करते हुए चलेंगे, ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रह सके। सेशन को 2 से 3 बार आप देखेंगे, आपको सारा चीज याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है हमारे सामने। आरबीआई के संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार निम्नलिखित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक एवं उनके लिए अधिकतम ऋण की सीमा के संबंध में सुमेलित युग्म की पहचान करें। देखिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक के तहत कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई है, और प्रत्येक वाणिज्यिक बैंकों के लिए अनिवार्य होता है कि इस क्षेत्र को कुछ ऋण दिया जाए। तो पहले वो प्रतिशत कितना था? 40%, लेकिन अब 60% कर दिया गया है नए दिशा निर्देश के अनुसार। इसमें से ये कुछ क्षेत्र हैं, और इस क्षेत्र से संबंधित जो भी लोग हैं या जो भी संस्था है वो कितना अधिकतम लोन प्राप्त कर सकती है, उसके बारे में यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। तो शिक्षा के लिए अधिकतम लोन लिया जा सकता है 25 लाख रुपए तक का। सामाजिक अवसंरचना, इसके लिए अधिकतम लोन लिया जा सकता है 8 करोड़ रुपए का। नवीकरणीय ऊर्जा, अगर व्यक्तिगत उपभोग के लिए लगाया जा रहा है तकनीक नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित, तो उसके लिए 10 लाख रुपए तक का अधिकतम लोन मिल सकता है। और चौथा है, अगर सार्वजनिक उपयोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके लिए अधिकतम 35 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। इसमें से कितने युग्म सुमेलित हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, और फिलहाल यहाँ पर जो चारों युग्म है ये सुमेलित है। चारों युग्म में जैसे जैसे मैंने बताया ये अधिकतम लोन लेने की सीमा है, इसे याद रखेंगे। इस तरीके का भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और अगर आप झारखंड स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो डेली शाम को 7 बजे हम आपके लिए झारखंड स्पेशल से संबंधित क्लास लेकर के आते हैं। तो शाम में 7 बजे हमसे जुड़ना न भूलें। और करंट अफेयर्स का हमारा ये सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है हमारे सामने। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के पुनर्गठन हेतु किस समिति का गठन किया गया है? और देखिए सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी लिखना ही मैं भूल गया, है ना। तो फिलहाल मैं बता दूं कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के पुनर्गठन के लिए सोमनाथन समिति का गठन किया गया था वर्ष 2023 में। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है हमारे सामने। इक्विलाइजेशन लेवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह वित्त अधिनियम 2016 के द्वारा शुरू किया गया एक अप्रत्यक्ष कर है, और दूसरा है इसके तहत विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों को भारत में होने वाली आय पर
कर लगाया जाता है, विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों पर टैक्स लगाया जाता है जो इनकम उनका भारत से हुआ है उस इनकम पर। तो अगर इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा तो क्या ये अप्रत्यक्ष कर होगा? नहीं, ये एक प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है और ये शुरू किया गया था वित्त अधिनियम 2016 के द्वारा। और जो विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां हैं भारत में अपना जो रेवेन्यू जनरेट करती हैं उस पर 6% का इक्विलाइजेशन लेवी लगाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार आपसे ये प्रतिशत भी पूछा जा सकता है। तो फिलहाल पहला कथन गलत हो जाता है, दूसरा कथन सही है। इसलिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 153 है हमारे सामने। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, इसकी स्थापना कब की गई थी? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2012 और ऑप्शन डी 2014। तो जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, इसकी स्थापना वर्ष 2012 में की गई है। और इसी से संबंधित है अगला प्रश्न हमारा, क्वेश्चन नंबर 154। भारत के जीडीपी में जैव अर्थव्यवस्था, जिसे बायो इकोनॉमी कहते हैं, उसका योगदान कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं 1.25%, ऑप्शन बी 2.25%, ऑप्शन सी 3.25% और ऑप्शन डी 4.25%। तो जो बायो इकोनॉमी है ये भारत के जीडीपी में 4.25% का योगदान करती है, याद रखेंगे। साथ ही साथ 2030 तक जो बायो इकोनॉमी है इसे $300 बिलियन का बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में ये कितना है? $165 बिलियन का बाजार है बायो इकोनॉमी से संबंधित, और 2030 तक उसे $300 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 155 है हमारे सामने। अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और रिसाइकलिंग से संबंधित तकनीकी वस्त्र को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रोटेक, ऑप्शन बी पैकटेक, ऑप्शन सी ओकोटेक और ऑप्शन डी एग्रोटेक। क्या होगा आंसर? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे। जो टेक्निकल वस्त्र है, तकनीकी वस्त्र है, इसे टोटल 12 श्रेणियों में बांटा जाता है और प्रत्येक श्रेणी में अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को शामिल किया गया है जो तकनीकी वस्त्र से संबंधित है। और यहाँ पर जो अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और रिसाइकलिंग से संबंधित जो तकनीकी वस्त्र है उसे शामिल किया जाता है ओकोटेक श्रेणी में, ऑप्शन सी। प्रोटेक में कौन सा आ जाएगा? जो अग्निरोधी कपड़ा होता है या फिर जो बुलेट प्रूफ कपड़ा होता है वो शामिल हो जाएगा प्रोटेक में। पैकेजिंग के काम में इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकी वस्त्रों को पैकटेक में शामिल करते हैं। और किसान जिन वस्त्रों का प्रयोग खेती बाड़ी के समय पर करते हैं उसे एग्रोटेक में शामिल किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 156 है हमारे सामने। तो पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो कि कोल्लम से कुट्टापुरम तक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 क्या ये धुबरी से सादिया तक है, और फिर है चौथा राष्ट्रीय जलमार्ग 4 क्या ये काकीनाडा से पुडुचेरी तक है। इसमें से कितने युग्म सुमेलित हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्या राष्ट्रीय जलमार्ग 2, 3, 4 जो आपको यहाँ पर अभी बताया गया है, क्या वो इसी एरिया में है, इसी रूट पर है जो उसके सामने लिखा गया है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, धुबरी से लेके सादिया तक, है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है राष्ट्रीय जलमार्ग 2। तो दूसरा तो आपका गलत हो गया, सही युग्म सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है ये है आपका कोल्लम से कोट्टापुरम तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की जहां लंबाई 1600 किलोमीटर से अधिक है ना। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो कि धुबरी से सादिया है, इसकी लंबाई 891 किलोमीटर के आसपास है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो कि कोल्लम से कोट्टापुरम है, इसकी लंबाई 200 किलोमीटर से अधिक है कुछ, है ना, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। और फिर जो चौथा है
राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो कि काकीनाडा से पुडुचेरी तक है, ये सही सुमेलित है और इसकी लंबाई 1098 किलोमीटर है। तो 2 युग्म जो कि सुमेलित नहीं थे और 2 युग्म सुमेलित हैं। तो इसमें से आंसर पूछा जा रहा है कितने युग्म सुमेलित हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 2, जो कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन में दिया गया है वो दोनों गलत सुमेलित है, क्रॉस मिलाया गया है उसे। तो इसे लिख लेंगे, अपने शॉर्ट नोट्स में शामिल कर लेंगे और याद कर लेंगे। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जल मार्ग कंटिन्यू चर्चा में रहता है, तो हो सकता है कि आपसे पूछ ले। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो हमारा पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय है, इसके वर्तमान मंत्री कौन है ना? इसके मंत्री का नाम आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 157। स्वच्छ ऊर्जा के लिए कोयला गैसीकरण योजना जो कि 2024 में शुरू किया गया था, इसका लक्ष्य क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना। ऑप्शन बी 2030 तक 300 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना। ऑप्शन सी 2030 तक 500 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला का गैसीकरण करना इस योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 है हमारे सामने। कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार है। दूसरा कथन है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता है। और तीसरा है कि भारत में कोयला भंडार के मामले में शीर्ष 3 राज्य हैं, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़, जिनके पास कुल कोयला भंडार का 69% 69% मौजूद है। तो इनमें से कितने कथन सत्य हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 और ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए पहला स्टेटमेंट जो है, कोयला भंडार के मामले में भारत 5वें नंबर पर है, दूसरे नंबर पर नहीं है, ये याद रखना है आपको। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है भारत। और तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, 69% कोयला जो है वो ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है भारत के कोयला भंडारों में से। ठीक है, तो कौन सा दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? आपसे पूछा जा रहा है कितने कथन सत्य हैं, तो केवल 2, ये याद रखना है। भंडार के मामले में 5वें नंबर पर आ जाएगा पूरे विश्व में भारत। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 है हमारे सामने। भारत में डेयरी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि भारत दुग्ध उत्पादन के मामले में विश्व में शीर्ष स्थान पर है। दूसरा स्टेटमेंट है, कुल वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 28.76% है। तीसरा, देश की अर्थव्यवस्था में डेयरी क्षेत्र का योगदान 5% है। और चौथा स्टेटमेंट है, भारत में दूध की उपलब्धता 329 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4 और ऑप्शन डी ये सभी। तो सबसे पहले याद रखेंगे, दूध उत्पादन के मामले में पूरे विश्व में भारत पहले स्थान पर है और ये प्रतिशत जो है 24.76% का योगदान करता है भारत पूरे विश्व में। 28% नहीं है, याद रखेंगे कितना है, 24.76%। देश की अर्थव्यवस्था में डेयरी क्षेत्र का योगदान 5% है, बिल्कुल सही। और भारत में दूध की उपलब्धता 329 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन नहीं है, कितना है, 471 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ये पूरे विश्व का औसत है, 329 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ठीक है, तो आपका चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है और फिर आपका ये तीसरा स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी केवल 1 और 3। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपको याद दिला दें, अगर हमारा सेशन आपको पसंद आ रहा है तो हमारे सेशन को लाइक करते हुए चलेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ मिल करके खुद भी
इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि डेली सुबह में 7 बजे करंट अफेयर्स का ये सेशन आता है और आप इससे हमारे साथ जुड़ सकें सही समय पर। ठीक है, साथ ही साथ जेपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेली शाम के 7 बजे आप हमसे जुड़े, जहां पर हम झारखंड स्पेशल क्लासेस को डिस्कस करते हैं। पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 160 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। और दूसरा स्टेटमेंट है, विश्व में मत्स्य उत्पादन में भारत लगभग 8% का योगदान देता है। इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो फिलहाल यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट सही है। मत्स्य उत्पादन के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है और पूरे विश्व के मत्स्य उत्पादन में भारत 8% का योगदान करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर, केवल एक और दो, दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, भारत में तंबाकू का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गुजरात। 30% से अधिक तंबाकू उत्पादन का योगदान है गुजरात का। ठीक है, तो शीर्ष तंबाकू उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा भारत का, वो हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 162, गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी यूक्रेन। तो गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली जो है ये संबंधित है यूएसए से। इजराइल से कौन सा हो जाएगा, आयरन डोम। अगर आयरन डोम देके पूछता तो वो हो जाएगा इजराइल से, और गोल्डन डोम पूछ रहा है तो वो हो जाएगा आपका यूएसए से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 163 है हमारे सामने। ये देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्लस्टर म्यूनिशंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि क्लस्टर म्यूनिशंस जो हैं ये ऐसे हथियार होते हैं जो हवा में विस्फोट के बाद छोटे छोटे विस्फोटक बमों में खंडित होकर के बड़े क्षेत्रों में फैल जाते हैं। दूसरा, क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन को ओस्लो घोषणा पत्र द्वारा वर्ष 2008 में अपनाया गया था। और तीसरा है कि भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। इनमें से कितने कथन सत्य हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन और ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो फिलहाल आपको बता दें, पहला स्टेटमेंट क्लस्टर म्यूनिशंस के बारे में बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, 2008 में अपनाया गया था इस कन्वेंशन को और 2010 में ये लागू हो जाता है। और तीसरा है कि भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्लस्टर म्यूनिशंस के बारे में जो भी तीनों स्टेटमेंट था तीनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सभी तीन कथन सत्य हैं यहां पर जो पूछा गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 164 है हमारे सामने। भारत के निम्नलिखित युद्धाभ्यासों में शामिल देशों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला है इंद्र युद्धाभ्यास, क्या ये रूस के साथ किया जाता है? वरुण युद्धाभ्यास, क्या ये फ्रांस के साथ किया जाता है? और खंजर युद्धाभ्यास, क्या ये कजाकिस्तान के साथ किया जाता है? कितने युग्म सुमेलित हैं आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो जो इंद्र युद्धाभ्यास है ये किया जाता है रूस के साथ, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है वरुण युद्धाभ्यास जो कि फ्रांस के साथ किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो खंजर है ये कजाकिस्तान के साथ नहीं, किर्गिस्तान के साथ किया जाता है अभ्यास। ठीक है, खंजर युद्धाभ्यास ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, कितने युग्म सुमेलित हैं? केवल दो, क्योंकि तीसरा गलत हो गया है। याद रखेंगे कौन सा युद्धाभ्यास किस देश के साथ भारत मिलकर के आयोजित करता है, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। और जो युद्धाभ्यास बिल्कुल करंट का हो तो उसमें ध्यान रखेंगे कि वो किस प्लेस पर आयोजित किया जा रहा है। कई बार
प्लेस का नाम भी पूछ लेता है कि कहां पर आयोजित किया गया है इसे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 165, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश कौन है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी चीन। तो जैव ईंधन उत्पादन के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है यूएसए, दूसरे स्थान पर है ब्राजील और तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? भारत। ये याद रखना है आपको, है ना। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 है हमारे सामने, एशिया की पहली 2G एथेनॉल बायो रिफाइनरी कहां स्थापित की गई है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी हरियाणा। तो एशिया की पहली 2G एथेनॉल बायो रिफाइनरी संयंत्र ये स्थापित किया गया है हरियाणा में। याद रखना है 2G, है ना। जो जैव ईंधन है इन्हें टोटल 4 जनरेशन में बांटा जाता है ना। कितने श्रेणियों में बांटा जाता है? 4 श्रेणियों में। जो पहला है ये आपका जैविक अपशिष्ट से निकलता है, बनाया जाता है। दूसरा जो है ये आपका जो खाद्य पदार्थ हैं, जैविक अपशिष्ट खाद्य पदार्थ, उससे बनता है। तीसरा आपका शैवाल से बनता है और चौथा जो है ये सूक्ष्म जीव, संशोधित सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनाया जाता है। तो जैव ईंधन के प्रकार भी पूछा जा सकता है, जैव ईंधन का जो रिफाइनरी है वो भी पूछा जा सकता है। इसलिए इन सभी तथ्यों को आपको अच्छे से याद करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 167 है हमारे सामने, हसदेव अरण्य वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो हसदेव अरण्य वन क्षेत्र जो है ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। और ये चर्चा में क्यों था? इस वन क्षेत्र में कोयला खनन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, इसलिए इस पर चिंता जाहिर करते हुए एक आर्टिकल आया था और वहीं से ये प्रश्न आपके लिए बनाया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 है हमारे सामने, एशियाई शेर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, वयस्क नर शेर मादाओं की तुलना में छोटे होते हैं। दूसरा है, इनका जीवन काल प्रायः 16 से 18 वर्ष का होता है। तीसरा है, शेर प्रायः रात में ही शिकार करते हैं। और चौथा, इनकी आयुसीयन स्थिति वल्नरेबल है। इनमें से कौन सा कथन सही है? कितने कथन असत्य हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल 1, केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी सभी 4। तो वयस्क नर शेर जो हैं ये मादाओं की तुलना में छोटे नहीं बड़े होते हैं, है ना। जीवन काल 16 से 18 वर्ष, प्रायः रात में शिकार करते हैं और आयुसीयन स्थिति वल्नरेबल है। ये ध्यान रखना है। तीनों स्टेटमेंट सही है पर आपसे पूछा जा रहा है असत्य, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। ध्यान रखेंगे प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना है आपको। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 है हमारे सामने, भारत में नदी डॉल्फिन की आबादी की स्थिति 2024 रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम नदी डॉल्फिन किस राज्य में है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी पंजाब। तो ये जो रिपोर्ट आया इसके अनुसार सबसे ज्यादा नदी डॉल्फिन तो उत्तर प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर बिहार हो जाएगा, लेकिन सबसे कम यहां पूछा जा रहा है तो उसमें आ जाएगा पंजाब। पंजाब में केवल 3 नदी डॉल्फिन पाई गई है, ये याद रखेंगे, है ना। और डॉल्फिन की आयुसीएन स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 170 है हमारे सामने, सिंधु नदी डॉल्फिन को किस वर्ष पंजाब द्वारा राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2019 और ऑप्शन डी 2023। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2019 में पंजाब ने सिंधु नदी डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव घोषित किया है ना। ये याद रखना है आपको। ये था हमारे आज के सेशन का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न जिसे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगले सेशन में हम जो 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और इस तरीके से हमारा 200 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सेशन को अच्छे से देखें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। जय हिंद।